नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिल्ली आईएएस चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। और जस्ट गिव मी वन सेकेंड। यस। सो हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स, और यूपीएससी सीएससी 2024 हमारा टारगेट है और आईएएस के लिए। और आज डेट है 20 जुलाई 2023। और जो प्रीलिम्स होने वाला है दोस्तों, वो अगले साल जो 26 मई को होने वाला है। और जो हमारे पास दिन रह गए हैं वो ओनली 311 दिन हमारे अभी 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 हमारे हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला आर्टिकल है यूएस और इंडिया की जो एक स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। तो यूएस है, इंडिया है, आप जब भी ऐसा कोई भी कंट्री का नाम पढ़ें तो हमेशा अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उस पर आप उसकी मैपिंग ज़रूर कर लीजिए कि हमारा जो यूएस है वो कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी समझने में चीज़ों को। तो हाँ, तो यूएस इंडिया की जो ये स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, जो जो एंगेजमेंट हुई है यूएस और इंडिया की क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप को लेकर। और इसमें दोनों कंट्री ने ये अपने जो ये आपस में जो डिस्कशन हुए हैं कि एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है प्रोग्रेस जो हुई है टुवार्ड्स क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी गोल्स को लेकर। और इसके अलावा जो की हाइलाइट्स ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट है जो इंडिया और यूएस और इंडिया के जो रिलीज़ हुए हैं इस मीटिंग के बाद, वो ये है कि यूएस एंड इंडिया न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म एक लॉन्च हुआ है, एक एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। इसके बारे में पब्लिक एंड प्राइवेट एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और जो सपोर्ट करेगा लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा लॉन्च हुआ है साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी का, तो जो ताकि जो एंगेजमेंट है इंडियन एजेंसीज और यूएस नेशनल लेबोरेटरीज़ के बीच में बढ़ सके। और बोथ साइड ने इस बात को एग्री किया है कि डेवलपिंग नेट जीरो विलेजेस इन इंडिया, कि अभी जो विलेज लेवल पे जो एमिशंस होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, एनिमल हस्बेंड्री से हो, या फिर जो फ्यूल के एमिशन से होता है, तो उसको किस तरह से हम नेट जीरो कर सकते हैं। एडिशनल कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज और अंडर इमर्जिंग फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी पिलर के अंदर ये हमें देखने को मिलेगा कि कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है द पाथ टू इक्वल। तो एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, और रिपोर्ट जो रिलीज है उसका नाम है द पाथ टू इक्वल। जैसे आपके इक्वल नाम से ही समझ में आता है, इक्वलिटी किसके बीच में चाहिए, तो जेंडर के बीच में, जो मेल और फीमेल के बीच में जो इक्वलिटी है, हाँ उसकी बात हो रही है। ट्विन इंडिसेस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी रिपोर्ट। तो इस देखते हैं ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है। जब भी आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो ये ध्यान दें कि रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है। जनरली कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, आपने भी देखा होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं स्पेशली इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो चलिए ये रिपोर्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ काइंड ऑफ ये रिपोर्ट जो है, जो एनालिसिस करती है प्रोग्रेस मेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ये रिलीज़ की है यूएन वुमेन ने और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। अब सारी रिपोर्ट रटना ज़रूरी नहीं है, जो स्पेसिफिक बॉडीज़ हैं जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, जो स्पेशलाइज बॉडी हैं, और यूनाइटेड नेशन, इनकी रिपोर्ट आप फोकस कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। और दूसरा यूज इन रिपोर्ट्स का होता है आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में। मेंस में आप कहीं अपना सब्सटेंशिएट करने के लिए इन रिपोर्ट का जो आउटपुट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ट्विन इंडिसेस हैं इस रिपोर्ट के, जो बताते हैं वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स और ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जो वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स है ये आपका मेज़र करता है कि वुमेंस की पावर कितनी है, उनको फ्रीडम टू मेक चॉइसेस कितनी है उनकी लाइफ में। और ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, ये असेस करता है जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन की डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, इसमें जेंडर डिस्पैरिटी कितनी है, क्या मेल और फीमेल में कोई डिफरेंसेस हैं, कितना डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब। बोथ इंडिसेस के 4 कॉमन डायमेंशंस होते हैं, 4 कॉमन डायमेंशंस हैं, जो कि एक जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, स्किल बिल्डिंग है, लेबर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन है, और डिसीजन मेकिंग है। लेकिन जो वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स है ये फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस भी इसमें इंक्लूड है ना। आगे जो इस रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग्स आई हैं वो है कि लेस देन 1% ऑफ वुमेन, पूरे वर्ल्ड में 1% से भी कम वुमेन है जिनको जो अचीव करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर पैरिटी को। और नो कंट्री अभी तक ऐसी है, कोई भी विश्व में ऐसी कंट्री नहीं है जिसने
अचीव कर लिए हों अपने वुमेन एम्पावरमेंट के जो जेंडर गैप के जो टारगेट हैं, जो जेंडर इक्वलिटी की तरफ है उसमें। और इंडिया जो वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर पैरिटी में अभी बहुत लो पे चल रहा है। तो ये इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि इस तरह से जेंडर इक्वालिटी को ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, और स्किल और क्वालिटी एजुकेशन है, और इम्प्लीमेंट इन कॉम्प्रिहेंसिव मेजर लाइक एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज़। फॉर एग्जांपल कुछ समय पहले तक परमानेंट कमीशन वुमेंस को अलाउड नहीं था आर्म फोर्सेस में, बट आपने देखा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सम ईयर बैक्स वुमेंस को परमानेंट कमीशन अलाउड कर दिया आर्म फोर्सेस में। तो इस तरीके कुछ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज़ होते हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं, इन रिकमेंडेशंस का आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस की आंसर राइटिंग में। तो इसी के साथ चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमें बताता है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन बिगिंस रिकवरी पोस्ट कोविड। WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें इसमें चाइल्डहुड जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन से लेकर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको इसने कवर किया है। हुआ क्या है दोस्तों, कोविड के टाइम जो फोकस चला गया पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस का, वो कोरोना वायरस की वैक्सीन की तरफ चला गया अपनी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए। कोरोना वायरस से जो मैन्युफैक्चरिंग थी जो वैक्सीन्स की, उस इसका जो इम्पैक्ट हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग थी वैक्सीन्स की अदर डिसीज़ की लाइक डायरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, अदर वैक्सीन जो प्रिवेंटिव वैक्सीन्स हैं चाइल्ड्स के लिए हों, चाइल्ड्स के लिए हों, उनके प्रोडक्शन में कमी आई और उनके वैक्सीन कवरेज में भी कमी आई। तो जब अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हम जी रहे हैं तो एक पुश है WHO की तरफ से, ग्लोबल बॉडीज़ की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जो इम्यूनाइजेशन है, जो चाइल्डहुड स्पेशली बच्चों का, चाइल्ड्स का जो इम्यूनाइजेशन है उसको दोबारा अपने जो प्लेटफॉर्म पर अपने राइट ट्रैक पे लाया जाए। तो ये डाटा पब्लिश किया है WHO ने और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने। और इसने जो बताया है इस रिपोर्ट में कि जो DPT-3 है, यहाँ डी स्टैंड करता है डायप्थीरिया, P पर्टुसिस एंड T टिटनेस वैक्सीन। जो DPT ये वैक्सीन्स का जो कवरेज है इंडिया में वो ऑल टाइम हाई 93% पे पहुंच चुका है अब दोबारा 2022 में। और 57 जो DP3 वैक्सीन कवरेज है, जो 57 लो इनकम कंट्रीज होती हैं जैसे कि घाना है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, वहाँ पर एक गावी जो एक ग्लोबल एक अलायंस है जो वैक्सीन कवर कराता है, हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों तरह की बॉडीज़ होती हैं, और बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन भी इसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो इसने बताया कि वैक्सीन अलायंस इंक्रीज टू 81%। अब ये डाटा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, 81%, 93%, एक ओवरऑल आइडिया होने की ज़रूरत है कि हाँ देश में वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस हैं, क्या वैक्सीन क्यों शॉर्टेज पड़ गई थी, क्यों अब जो इम्यूनाइजेशन की तरफ दोबारा पुश किया जा रहा है। आगे रिपोर्ट बताती है कि वैक्सीन्स अगेंस्ट DTP, जो DTP के लिए जो वैक्सीन है और वो जो उसका यूज होता है इज यूज एज अ ग्लोबल मार्कर फॉर इम्यूनाइजेशन कवरेज। डायप्थीरिया क्या होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, पर्टुसिस जो हमारी पर्टुसिस एक काली खांसी होती है जो पर्टुसिस बैक्टीरिया से होती है, और टेटनस है हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया। तो ये थीरा बैक्टीरियल बोर्ड डिसीज है। समटाइम्स क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी ऑफ दिस डिसीज इन प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली आर अकर्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस, इस तरीके से। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन इनिशिएटिव जो इंडिया में चल रहे हैं या वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो एक तो इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 है। ये वर्ल्ड में एवरी वन एवरीवेयर एट एवरी एज फुल बेनिफिट फ्रॉम वैक्सीन, तो सबके लिए बिग कैचअप है। ये WHO का है कैचअप, आपको नाम से ही लग रहा है कि कुछ पीछे छूट गया है उसको कवर करना है। तो ये रिस्टोर करता है वैक्सीनेशन लेवल अमंग चिल्ड्रंस में। और मिशन इंद्रधनुष है जो लो इम्यूनाइजेशन कवरेज है, जो इंडिया में आपने पढ़ा होगा बच्चों के लिए, खासतौर पर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स और चिल्ड्रंस के लिए होता है ये, उनको वैक्सीन कवरेज में प्रोवाइड करता है। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है हमारा ये जो बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई है अभी अभी थाईलैंड में। तो बिम्स्टेक जब भी आप पढ़ें, कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ें, तो इसकी हमेशा मैप पे मैपिंग जरूर करें। मैप पे मैपिंग का मतलब है आप अपना एटलस खोल सकते हैं, उसमें एशिया के मैप की तरफ जा सकते हैं। एशिया का जब आप मैप देखेंगे इस तरह के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ इंडोनेशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है। तो ये बिम्स्टेक जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया है। तो बिम्स्टेक सबसे पहले नाम से देखें, भारत, B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड। इसके अलावा ये तो आप इन कंट्रीज़ को तो नाम से निकाल सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका। इसके अलावा नेपाल और भूटान की इसकी भी 2 मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। तो बिम्स्टेक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो आपने देखा होगा सार्क की जो मीटिंग्स हैं, सार्क की जो प्रोग्रेस है उसमें बहुत स्लो है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान का,
इंडिया और नेपाल का भी कई बार है। तो ये बिम्स्टेक एक अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है साउथ एशियन कंट्रीज़ को कि वो कोलाबरेट करें अपने कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड अदर जो डेवलपमेंट्स हैं उनके लिए। तो अभी इसकी फॉरेन मिनिस्टर्स की रिसेंटली मीटिंग हुई है थाईलैंड में। इसके अलावा बिम्स्टेक का जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका बांग्लादेश में है। और ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। और ये कोई डेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि म्यांमार ने किस किस ईयर को ज्वाइन किया, नेपाल ने कब ज्वाइन किया, भूटान में कब ज्वाइन किया। इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बिम्स्टेक के क्या हैं? फाउंडिंग प्रिंसिपल देखिए, हमेशा कोई भी ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसके वही एक अच्छे अच्छे से जो प्रिंसिपल दिखते हैं, जैसे कि सॉवरेंटी होती है, प्रिंसिपल रिस्पेक्ट फॉर प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, म्यूचुअल बेनिफिट, ये इस तरीके के जो इसके प्रिंसिपल्स हैं। और अब बिम्स्टेक का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है? मेंस में ये क्वेश्चन कई बार आता है, जैसे कि मेंस में आ चुका है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया को क्या बेनिफिट है या क्या क्यों यूजफुल है, या कोई भी इस तरह की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कई बार इसमें मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके आप एडवांटेज सिग्निफिकेंस देख सकते हैं कि जो बिम्स्टेक है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक तरह से सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करता है इंडिया की को। और इससे इंडिया को जो लिंकेज है विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनसे इनके जो कोऑपरेशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, आप इंडिया का हमेशा जब भी पढ़ें तो मैपिंग जरूर करें, मैपिंग आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो इस तरह जब भी आप कुछ पढ़ें तो मैपिंग जरूर करें, जैसा मैं आपको बता रहा था। तो जब भी आप इंडिया का मैप बनाएं तो नॉर्थ ईस्ट कंट्री को वहाँ ज़रूर देखें कि वहाँ किस जगह हमारी जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री हैं वो हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिलते हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये क्या करेगा, आपको कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करेगा आपके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को। लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसका डेवलपमेंट बेटर हो सकता है। अब बेटर कैसे हो सकता है? मान लीजिए बिम्स्टेक के थ्रू इंडिया बांग्लादेश कोई अपना हाईवे प्रोजेक्ट बनाते हैं, कॉमन हाईवे प्रोजेक्ट बनाते हैं या रेलवे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये रेल से हमारे गुड्स हैं जो मान लीजिए कोलकाता से यहाँ से नॉर्थ ईस्ट कंट्री को डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसफर हो सकते हैं, इंस्टीड ऑफ टेकिंग ये लॉन्ग रूट है जिसमें टाइम इन्वेस्ट और करना पड़ता है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा म्यांमार, इंडिया, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। अगला देखते हैं, बे ऑफ बंगाल रीजन कैन बी हैंड मेड एज ए सिक्योर पायरेसी फ्री जोन। अब जब इतने सारे कोस्टल स्टेट्स जब इसमें इन्वॉल्व होंगे, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, तो सबका जो नेवी का कोऑपरेशन भी होगा, मिलिट्री फोर्सेस का, जिससे जो ये एरिया है पूरा सिक्योर हो सकता है पायरेसी से और एक कोई भी जो स्मगलिंग और एंटी लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे। इंडिया इससे एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा भी चाइनीज़ को काउंटर करने के लिए कर सकता है। अब देखिए चाइना जो है उसके पास बहुत 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 पैसा है, वो अपना पैसा सारा इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इनमें इन्वेस्ट करता है, बांग्लादेश में, म्यांमार में, नेपाल में। अब इससे मान लीजिए कल को चाइना को कोई फेवर चाहिए तो इंटरनेशनल कोई बॉडीज़ है, यूनाइटेड नेशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, वहाँ पर ये इसके फेवर में वोट करेंगे जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इससे तो इंडिया पीछे हो जाएगा। तो इंडिया इस तरीके के बिम्स्टेक से भी अपनी दोस्ती जो है इनसे मजबूत कर सकता है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, इन सब से, और उनसे अपने फेवर ले सकता है। अगला देखते हैं कि चैलेंजेस एसोसिएटेड विद बिम्स्टेक। लेकिन बिम्स्टेक में क्या चैलेंजेस हैं, अभी जो प्रॉब्लम है, तो उसमें चैलेंजेस होते हैं। अभी तो इंटरनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत पुअर है। आपने यूरोपियन यूनियन कंट्री देखा होगा कि उनका कॉमन सेंजन एरिया है, पासपोर्ट हो गए कॉमन, कोई ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड, पीपल का ट्रेड और पीपल्स मूवमेंट टोटली फ्री है। तो इस तरह से उनका कोऑपरेशन बहुत हाई लेवल पे है। लेकिन जब आप इधर बिम्स्टेक कंट्रीज़ का देखेंगे कि आप बांग्लादेश जा सकते हैं, नेपाल जा सकते हैं, नेपाल तो जा सकते हैं लेकिन म्यांमार जा सकते हैं, थाईलैंड, श्रीलंका नहीं, आपको लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। तो अभी इंटरनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत पुअर है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी जो हाईवे और जो लैंड कनेक्टिविटी है, हाईवे और जो वाटरवेज और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी इन देशों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है उस लेवल का। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आगे देखते हैं अगले आर्टिकल को। अगला आर्टिकल है डेवलपमेंट प्रेजेंट्स भूमि सम्मान अवार्ड। बेसिकली क्या है, भूमि सम्मान अवार्ड मिला है, किसको मिला है? 9 स्टेट सेक्रेटरीज को मिला है भूमि सम्मान अवार्ड। और क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है। जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं इंडिया में, वो उसमें बहुत सारे, आपने भी देखा होगा, कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, डिस्प्यूट रहते हैं। तो अगर उनका डिजिटलाइजेशन हो जाता है तो कोई भी इजीली एक्सेसिबल कर सकता है कि उसके लैंड रिकॉर्ड कहाँ है, उससे फ्रॉड रिड्यूस हो सकते हैं, कोई इलीगल सेल्स हो जाती हैं कई बार, तो उससे ठगी से भी बचा जा सकता है।
तो ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है जिसके नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये आपको हेल्प कर सकती है। प्रीलिम्स में कई बार पेरेंट बॉडी या पेरेंट मिनिस्ट्री पूछ लेता है। और तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके लिए इन्हें 9 स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अच्छा इम्प्लीमेंट किया है, तो उन्हें इनाम मिला है। अगला देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है अगर मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड हो जाए। सबसे पहले रिड्यूस इंटरफेस बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट फंक्शनरीज। अगर लैंड रिकॉर्ड डिजिटल है तो आप लोगों को पटवारी के पास नहीं जाना पड़ेगा अपने लैंड रिकॉर्ड पूछवाने, तहसीलदार के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई करप्शन वगैरह नहीं देना, कोई समझ रहे हैं ना, करप्शन लाइक कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी अपना लैंड रिकॉर्ड अपने ही नाम करवाने के लिए। सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। अभी क्या है, फार्मर के पास अगर लैंड रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं होते हैं तो बैंक से लोन लेने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अगर उसके पास लैंड रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में होंगे तो बैंक को दिखा सकता है, देखिए मेरे पास इतनी सिक्योरिटी है, ये मेरे असेट्स हैं, तो उससे लैंड इजीली लोन मिलेंगे। कोर्ट में जितने केसेस चल रहे हैं, लाइक कोई डिस्प्यूट है लैंड रिकॉर्ड को लेकर, कोई 2 पार्टी क्लेम कर रही हैं सेम पार्सल ऑफ लैंड को लेकर, तो उससे उन क्लेम्स में भी हमारे जो कोर्ट केसेस जो पेंडेंसी है वो रिमूव होएगी। और इसका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में भी लैंड रिफॉर्म अच्छे से कर पाएंगे। अगर उन्हें लैंड एक्विजिशन करना है किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अदर पर्पज़ के लिए, तो डिजिटलाइजेशन बहुत हेल्प करेगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि इससे कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इंटरफेस नहीं होगा, रिड्यूस इंटरफेरेंस से करप्शन रिड्यूस होएगा। सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, रिड्यूस डिपेंडेंसी डिपेंडिंग कोर्ट केसेस, और ब्रिंगिंग आउट लैंड रिफॉर्म बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। अगर दूसरे इनिशिएटिव क्या ले रही है गवर्नमेंट, एक तो अल्पिन है, यूएलपिन। यूएलपिन होता है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इससे जस्ट लाइक कोई एग्रीकल्चर फील्ड है ये, लेकिन इसका कोई लैटिट्यूड होगा, कोई लैंगिट्यूड होगा, तो इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे इसको एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, जिससे इसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, कोई भी कॉमन मैन कर सकता है। इसके अलावा एक और स्कीम है गवर्नमेंट की, स्वामित्व स्कीम। ये स्कीम क्या करती है दोस्तों, ये इसकी करती है सर्वे फॉर विलेज एंड मैपिंग इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। तो ये एक भी डिजिटल लैंड रिकॉर्ड है जिसमें आपको एक लैंड का लाइक सर्टिफिकेट दिया जाता है, लैंड आपकी है, और वो भी इस तरीके के लिए हेल्पफुल होती है, चाहे वो कैपिटल नीड हो फार्मर की, या फिर कोई कोर्ट केस हो, या फिर लैंड रिफॉर्म लाने हो, या फिर कोई कन्फ्लिक्ट हो, उसका जो इंटरफेस भी कम करेगा सिटीजन और गवर्नमेंट का। तो ये 2 तरह की अच्छी स्कीम है, तो इनको आप अपने एग्जाम्पल में मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे, और थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर, वो सब्सक्रिप्शन जो आपका हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और हमारा टारगेट है कि इस वीडियो के बाद एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर हों इस चैनल पे, और IAS तो बनेंगे। और आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो, कोई क्वेरी हो, कुछ आप सजेशन देना चाहते हो, वो सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। So thank you very much for watching this video. Stay tuned with us. Thank you. Bye. Take care.